नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट 4 फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, अपन बात करते हैं अपनी चौथी यूनिट कौन सी है? कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था। देखिए, अपन बात करें अगर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट की, तो आपने कहा तीनों यूनिट के अंदर भी क्या थी? पदार्थ की अवस्थाएं थी। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? आपने कहा एक अवस्था थी अपने पास में ठोस अवस्था, एक थी अपने पास में द्रव अवस्था, और एक अपने पास में कौन सी है? आपने कहा गैस अवस्था। ठीक है, तो अब अपन फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं कोलाइडी अवस्था। देखिए, अगर इनकी बात करें अपन, तो आपने कहा अपन ठोस अवस्था को पढ़ चुके हैं, द्रव अवस्था को भी पढ़ चुके हैं और गैस अवस्था को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपने कहा अगर ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है तो वो क्या कहलाती है? कोलाइडी। ऐसे ही द्रव और गैस के बीच की अवस्था है वो भी क्या कहलाती है? कोलाइडी। और ऐसे ही अपन कहें ठोस और गैस के बीच की अवस्था है तो वो भी क्या कहलाती है? कोलाइडी। यानी अपन ने कहा कि कोलाइडी अवस्था को अपन जनरली ऐसे कहते हैं कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं उन तीन अवस्थाओं में से किसी भी दो अवस्था के मध्य की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? कोलाइडी। लेकिन आपने कहा ये तो अपन जनरल बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोलाइडी अवस्था की बात करें कि कोलाइडी अवस्था है वो कहते किसको है, तो इसको बताया गया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे ग्राहम। देखिए, इस ग्राहम ने क्या किया? कणों का विसरण कराया। ठीक है, तो कणों के विसरण के आधार पर, कणों के विसरण के आधार पर इसने कहा कि जो विलयन होते हैं वो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा विलयन होते हैं दो प्रकार के। आपने कहा एक तो कौन से होते हैं? तो इसने कहा एक तो नाम दिया इसने कोलाइडी और एक नाम दिया इसने क्रिस्टलाभ। देखिए, किस आधार पर बताया? आपने कहा इस आधार पर बताया गया कि कण जो हैं अगर वो छोटे हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टलाभ की। इसने कहा क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? तो इसने कहा क्रिस्टलाभ जो होते हैं उसमें जो कण हैं उन कणों का आकार क्या होता है? छोटा। तो अब अगर कणों का आकार कम है तो आपने कहा कणों का आकार कम होने के कारण इनमें जो विसरण की क्रिया होती है वो क्या होती है? बहुत ही तेज गति से होती है। विसरण क्या है? आपने कहा किसी भी कण का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप जाना क्या कहलाता है? विसरण। जैसे आप एग्जाम्पल लिखते हैं अपन कि अगर अपन किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हो तो उसका जो खुशबू होता है वो पूरे कमरे में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये एग्जाम्पल दिया जाता है किसका? आपने कहा विसरण का। तो आपने कहा विसरण जो है, आपने कल एक चीज़ पढ़ी थी, कल तो क्या लास्ट लेक्चर पता नहीं कब था, आपने कहा था गैस अवस्था की अगर अपन ने बात की थी तो उसमें अंदर आया था ग्राहम का विसरण नियम। उस विसरण नियम के अंदर अपन ने कहा था कि यहाँ पे जो विसरण की दर होती है आर, वो हमेशा क्या होती है? आपने कहा था व्युत्क्रमानुपाती होती है घनत्व के वर्गमूल के। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बात कर ली थी। तो अब आपने कहा कि अगर कण अगर छोटे आकार के हैं तो उनका विसरण जो होता है वो कैसे होता है? बहुत ही तेज गति से होता है। चलिए, अब अपन ने कहा दूसरे को इसने नाम दिया क्या? कोलाइडी। देखो, कोलाइडी विलयन किसको कहा? इन्होंने कहा कि इसमें जो कणों का आकार है वो बड़ा होता है। अब कणों का आकार है वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो कण हैं उनमें विसरण की गति है वो क्या हो जाती है? धीमी। तो आपने कहा यहाँ पे विसरण जो है वो धीरे हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन कणों का जो किया जाए अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो आपने कहा ये जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बहुत धीरे धीरे गति से क्या करते हैं? विसरण करते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे इस तरह के जो कण हैं जिनमें विसरण की दर है वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। वो क्या कहलाते हैं? तो आपने कहा वो कहलाते हैं कोलाइडी। जैसे अगर अपन बात करें, आपने कहा प्रोटीन है, स्टार्च हैं, जिलेटिन वगैरह हैं, तो आप इनके जब बात करते हो, जैसे प्रोटीन की बात की, स्टार्च की बात की, स्टार्च की, है ना, और गोंद है, जिलेटिन है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपने कहा ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कोलाइडी अवस्था में। ठीक है, तो अपना टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी के लिए अपन ने कहा कि सबसे पहले ग्राहम ने बताया था कि ग्राहम ने विसरण के आधार पर दो प्रकार के विलयन बताए,
एक को क्या बताया आपने कहा क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ किसको कहते हैं? तो आपने कहा जहाँ पे कणों का आकार कम होने के कारण जो विसरण की क्रिया है वो क्या पाई जाती है? तेज गति से, तो ये तो कहलाते हैं क्रिस्टलाभ। और अगर कणों का आकार बढ़ा दिया जाए तो विसरण की दर है वो क्या हो जाती है? कम। और विसरण की दर कम होने के कारण यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? तो आपने कहा कोलाइडी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इस ग्राहम ने कहा कि जो कणों का आकार है अगर उसकी बात करें अपन, तो आपने कहा कणों का आकार है उसके आधार पर जो विलियन होते हैं, तो आपने कहा वो विलियन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा 3 प्रकार के। तो अब अपन पढ़ते हैं, देखिए कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर विलियनों के प्रकार। देखो कैसे, आपने कहा कण के आकार के आधार पर विलियन होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 3। पहला, एक होता है वास्तविक विलियन। सेकंड, ये कौन सा होता है? आपने कहा कोलाइडी विलियन। और अगर बात करें थर्ड की, तो एक नाम आता है निलंबन विलियन। देखिए कैसे, तीनों की बात करते हैं। आपने कहा वास्तविक विलियन और निलंबन के बीच की अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? कोलाइडी अवस्था कहलाती है। होते क्या है, देखिए इसमें ऐसे कहा जाता है कि अगर अपन ने कहा कि वास्तविक विलियन क्या है, तो इसमें कहा कि कण जो होते हैं वो अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अपन को कभी भी ये दिखाई नहीं देते। पहली बात तो दिखाई नहीं देते। दूसरी बात वही वापस आया कि ग्राहम ने इनको किसके आधार पर बांटा? तो कहा कणों के व्यास के आधार पर। और कणों के व्यास के आधार पर यह बताया गया कि इन जो कण हैं उनका व्यास जो होता है, आपने कहा वो 10 की घात -7 सेंटीमीटर है। उससे भी क्या पाया जाता है? आपने कहा कम पाया जाता है। यानी कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं या इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो अपन को कभी भी दिखाई नहीं देते। और इन कणों से जो विलियन बनता है वो विलियन क्या कहलाता है? आपने कहा वास्तविक विलियन। अब बात करते हैं अपन निलंबन की। तो देखिए निलंबन में ऐसे कहा जाता है कि कण है, कण का आकार अधिक होता है। कितना अधिक होता है? आपने कहा इनको अपन नॉर्मल अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, आंखों से इसको देखा जा सकता है। देखिए अगर इनके लिए बात करें तो आपने कहा कि जो कणों का व्यास है वो क्या होता है? आपने कहा 10 की घात -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कोलाइडी की। तो आपने कहा वास्तविक विलियन में कणों को देख नहीं सकते, निलंबन में कणों का आकार इतना अधिक होता है। जैसे अपन ने एक बाल्टी पानी की ली और उसमें बहुत सारी मिट्टी घोल दी। अब देखिए जब अपन एक बार इसको हिलाते हैं इस विलियन को, तो आपने कहा एक बार के लिए ऐसे लगता है कि मिट्टी है वो किस में घुल गई है? पानी में घुल गई है। अब आपने कहा पानी में जैसे घुलेगी तो आपने कहा विलय को विलायक में मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? विलियन बन जाता है। आपने कहा विलियन तो बन गया, लेकिन आप बताओ मिट्टी के जो कण हैं उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, किसी भी प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे ये जो विलियन बन रहा है इसको नाम क्या दिया जाता है? निलंबन दिया जाता है। अब अपन ने कहा बात करते हैं कोलाइडी की। तो आपने कहा कोलाइडी विलियन में क्या कहते हैं कि कण जो होते हैं वो वास्तविक विलियन की तुलना में तो क्या होते हैं? बड़े, लेकिन निलंबन से क्या होते हैं? छोटे। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी विलियन में कणों का जो आकार है वो 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेके 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य जब पाया जाता है तो वो जो कण है वो कौन सा विलियन बनाते हैं? आपने कहा कोलाइडी विलियन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई। तो आपने कहा ग्राहम ने है वो कणों के व्यास के आधार पर विलियनों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से थे? आपने कहा वास्तविक विलियन था, कोलाइडी विलियन था और क्या था? निलंबन। निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा था, वास्तविक में कणों का आकार बहुत छोटा था। और बात करें कोलाइडी में तो इन दोनों के मध्य का आकार है, तो वहाँ पे कौन सा विलियन बन जाता? आपने कहा कोलाइडी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर आपके सामने तीनों विलियन रख दिए जाएं,
देखिए जैसे ये कोई पात्र लिया, यहाँ पे कोई गैसों का, दो गैसों का मिश्रण है। आपने कहा गैसों का मिश्रण होता है वो वास्तविक विलयन होता है, क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं दिखाई नहीं देते। अब अगर अपन बात करें कोलाइडी की, तो कोलाइडी में भी है वो कण जो होते हैं वो अपन को इस तरह से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी लगा के क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन अगर अपन इस तरह से बात करें, एक कोई विलयन है और इस तरह से आपने कहा जैसे इसमें मिट्टी घुली हुई थी पानी में, तो आपने कहा इस तरह से अपन ने रखा तो ये है इल्म, यानी अपन ने क्या किया है, 3 विलयन रखे हैं आपके सामने। एक विलयन है उसको मैंने कहा है ये कौन सा विलयन है, वास्तविक विलयन है, ठीक है। एक दूसरा विलयन है उसको अपन ने कहा है कि ये क्या है, आपने कहा ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है। और तीसरे की अगर अपन बात करें तो आपने कहा ये जो विलयन लिया है इसको अपन ने नाम दिया है क्या, निलंबन। अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा कि तीनों विलयनों को अगर रखते हैं तो इन तीनों विलयनों में से जो निलंबन होता है अपन उसको आसानी से, यानी बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के भी अपन नॉर्मल अपन इस तरह से देख कर बता सकते हैं कि ये विलयन कौन सा है, निलंबन है। तो आपने कहा निलंबन को तो हटा देते हैं, यानी अपन को पता किसका नहीं चलता है, आपने कहा वास्तविक और कोलाइडी का। तो अब अपना क्वेश्चन है कि वास्तविक विलयन और जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो निलंबन को आप आसानी से पहचान सकते हो, इसलिए यहाँ पे निलंबन को अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन। कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन में अंतर। अंतर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कोई भी गुण, यहाँ पे अपन लिखेंगे वास्तविक विलयन में कि वो जो गुण है वो वास्तविक विलयन में कैसा है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, कोलाइडी विलयन। देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए सबसे पहले कि जब पहला गुण है वो क्या दे दिया जाए, आपने कहा पहला दिया जाता है आपको, आपने कहा जो भी तंत्र है या ऐसे कह दिया जाए निकाय की प्रकृति। देखिए निकाय की प्रकृति कैसी होती है, या जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आपने कहा यहाँ पे कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, और सब जगह पे सांद्रता क्या पाई जाती है, समान। इसलिए ये जो विलयन होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, आपने कहा समांगी। समांगी का मतलब क्या है, आपने कहा जितना भी विलयन है उसमें कहीं पर भी देखो जो विलेय पदार्थ है उनके कणों की सांद्रता क्या पाई जाती है, समान पाई जाती है। बात करते हैं अपन कोलाइडी की। अपन ने कहा कोलाइडी विलयन है, उसके अंदर अगर प्रकृति की बात करें तो वह कैसा पाया जाता है, विषमांगी पाया जाता है। अब एक चीज़ देखिए, ये समांगी और विषमांगी प्रकृति क्या है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक गिलास था, इस गिलास के अंदर पानी था, इस पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा नमक घोल दिया, आपने कहा नमक डाला और इसको पूरा ऐसे हिला के और पूरा विलयन बना दिया। अब आप इस गिलास से जब पानी पिएंगे तो आपको हर जगह पर टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, एक जैसा टेस्ट आ रहा है, इसके प्रकृति को क्या बोलेंगे, समांगी। अगर अपन विषमांगी की बात करें तो आपने कहा वापस से एक गिलास पानी लिया और इसके अंदर क्या किया, नमक डाल दिया, लेकिन घोला नहीं। आपने कहा इसमें नमक डालते हैं तो ये एक जगह यहाँ पे पैंदे में जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा। अब आपने कहा इसको पीना स्टार्ट कीजिए। अब जब अपन पानी ऊपर ऊपर से पिएंगे तब तो अपन को नमक का टेस्ट है वो क्या आता है, कम आता है। लेकिन जैसे जैसे इस पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, नमक की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी अब इस पानी के अंदर जो नमक का टेस्ट है वो क्या आने लग जाता है, ज़्यादा, यानी अलग अलग टेस्ट आ रहा है। तो ये प्रकृति जो होती है वो क्या बोली जाती है, विषमांगी। ये तो एग्जाम्पल था। समांगी और विषमांगी की प्रकृति की परिभाषा जो दी जाती है इसे कहा जाता है सब जगह अगर विलेय पदार्थ की सांद्रता समान है तब तो है समांगी, और सब जगह अगर अलग अलग प्राप्त होती है तो उसको क्या बोला जाता है, विषमांगी। चलिए सेकंड बात करते हैं अपन दूसरा। तो निकाय की प्रकृति के बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो क्या आता है, आपने कहा कणों का आकार। देखिए कणों के आकार की अगर अपन बात करें तो आपने कहा वास्तविक विलयन जो है उसमें कण है
उनका व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से क्या पाया जाता है, आपने कहा कम। यानी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कैसे पाए जाते हैं, सूक्ष्म पाए जाते हैं। अगर बात करें कोलाइडी की, तो आपने कहा कोलाइडी विलयन जो है उसमें जो कणों का व्यास है वो कितना पाया जाता है, आपने कहा 10⁻7 सेंटीमीटर से लेके 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य का पाया जाता है। तो वो विलयन जो है वो कौन सा कहलाता है, कोलाइडी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है इसकी दृश्यता, विजिबिलिटी बोला जाता है। देखिए कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि अपन इनको सूक्ष्मदर्शी लगाकर भी नहीं देख सकते। तो ऐसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ओके, बात करें अगर कोलाइडी की, तो आपने कहा इसको अगर बात करें तो आपने कहा नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए आपने कहा फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, आपने कहा निषेधता। निषेधता क्या होती है, फिल्ट्रेशन होता है, ये विजिबिलिटी होती है। आपने कहा निषेधता का मतलब क्या है, छानना। आपने कहा कण इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। तो अपन इनको कहते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि फिल्टर पेपर से इनको छानो, तो आपने कहा फिल्टर पेपर से नहीं, अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपने कहा कि नहीं किया जा सकता। आपने कहा जब अपन कण देख ही नहीं सकते, जैसे पानी और दूध को मिक्स करके अगर छलनी से छान देते हैं तो क्या छलनी इन दोनों को अलग अलग कर पाती है, नहीं। तो वास्तविक विलयन जो है उनको भी फिल्टर पेपर से अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करते हैं कोलाइडी की, तो आपने कहा इनकी अगर अपन बात करें तो आपने कहा इसको फिल्टर पेपर से अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। कैसे करते हैं, आपने कहा जब भी अपन कोलाइडी विलयन को छानते हैं तो जो विलेय पदार्थ होता है वो तो कहाँ रह जाता है, आपने कहा फिल्टर पेपर पर, ठीक है। और जो विलायक होता है वो कहाँ हो जाता है, फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। ध्यान रखेंगे कोलाइडी विलयन में खास बात कि फिल्टर पेपर जो होते हैं वो केवल और केवल विलायक को गुजरने देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करते हैं, उससे कभी भी विलेय पदार्थ नहीं गुजर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपने कहा पांचवा पॉइंट क्या आता है, तो इसे कहा जाता है अवशोषण की प्रकृति। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें अवशोषण की प्रकृति पाई जाती है क्या, तो आपने कहा अगर अपन यहाँ पे बात करें कण इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे, तो आपने कहा ये अगर कणों का अवशोषण या अधिशोषण करते हैं तो भी अपन को दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर अपन बात करें कोलाइडी विलयनों की, तो कोलाइडी विलयन है उनमें अधिशोषण की प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और है, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निकाय की प्रकृति कैसी होती है, आपने कहा यहाँ समांगी, यहाँ पे विषमांगी। कणों का आकार है वो बहुत सूक्ष्म होता है, यहाँ पे कणों का आकार है 10⁻7 से 10⁻5। दर्श्यता की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। आपने कहा कोलाइडी विलयनों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। बात करते हैं अगर निषेधता की, तो फिल्टर पेपर से इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनको फिल्टर पेपर से अलग अलग किया जा सकता है। बात करते हैं अवशोषण और अधिशोषण प्रकृति की। वास्तविक विलयनों में अधिशोषण और अवशोषण की प्रकृति नहीं पाई जाती, लेकिन कोलाइडी विलयनों में पाई जाती है। नेक्स्ट अंतर देखिए। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो एक नाम आता है जो कोलाइडी विलयनों के अंदर आता है प्रकाशीय गुणों में, ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं अपन, 5 पॉइंट हो गए थे क्या, 6। आपने कहा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव अपन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अगर जब अपन टिंडल प्रभाव की बात करते हैं तो आपने कहा अगर यहाँ पे वास्तविक विलयन है तो इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, लेकिन कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है।
होता क्या है, तो आपने कहा कि अगर प्रकाश डाला जाए किन्हीं भी विलयनों में तो जो कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये टिंडल प्रभाव, इसकी डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नाम आता है ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति जो थी इसकी अगर बात करें तो आपने कहा जो प्रकाश की उपस्थिति में कण दिखाई देते हैं वो स्थिर नहीं होते, वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इसका नाम था ब्राउनी गति। तो आपने कहा ब्राउनी गति जो है तो वास्तविक विलयन में कणों को देख ही नहीं सकते, तो आपने कहा ब्राउनी गति नहीं पाई जाती। लेकिन कोलाइडी विलयनों की बात करें तो ब्राउनी गति पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, तो आपने कहा इसके लिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, देखिए वैद्युत कण संचलन का मतलब क्या है कि किसी विलयन को अगर इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के बीच में रख दिया जाता है तो कण नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। आपने कहा वास्तविक विलयनों में ये नहीं पाया जाता क्योंकि कण देख नहीं सकते और कोलाइडी विलयनों में ये पाया जाता है। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप ध्यान रखेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, निम्न में से कौन सा गुण है वो कोलाइडी विलयनों का नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कौन सा जो गुण है वो कोलाइडी विलयनों का है, और फिर इस तरह के ऑप्शन दिए हुए आते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन बड़े आते हैं तो आपने कहा ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको पूछ सकता है कि कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर में से ऐसे दे दे, निम्न पे टिप्पणी लिखो। पहला दे दे आपको टिंडल प्रभाव, दूसरा आपको दे दे ब्राउनी गति, और तीसरा आपको क्या दे सकता है, तो हमने कहा थर्ड आपको दे सकता है वैद्युत कण संचलन। ठीक है, ये तो हो गए इस तरह से। तो आपने कहा तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और वैद्युत कण संचलन। ये किसके गुण होते हैं, आपने कहा कोलाइडी विलयनों के गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो टॉपिक है ये तो हो गया अपना क्या, आपने कहा कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब अपना टॉपिक क्या है, आपने कहा मेजर जो टॉपिक है वो ये है कि कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा कोलाइडी विलयनों की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कोलाइडी विलयन के लिए क्या कहेंगे, आपने कहा विलयन जो है उसकी अगर बात करें तो आपने कहा विलयन क्या होता है, तो आपने कहा विलयन होता है, आपने लिखते हैं विलय प्लस विलायक, यही होता है। आपने कहा विलय प्लस विलय को क्या कहते हैं, विलयन। लेकिन यहाँ पे कोलाइडी विलयन है, तो देखिए कोलाइडी विलयन जो है उसके लिए अगर अपन बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो विलय है उसको तो क्या बोला जाता है, आपने कहा इसको बोला जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और जो विलायक होता है उसको नाम दिया जाता है क्या, आपने कहा प्रक्षेपण माध्यम, इस तरह से। ठीक है, तो अपन कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या देते हैं, आपने कहा जैसे ऐसे कहा जाता है कि विलय को विलायक में मिलाने पर विलयन बनता है, तो अब यहाँ पे नाम चेंज करके अपन कहेंगे जब प्रक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन ऐसे कहते हैं विलय ऐसा जब दी जाती है या विलय की जगह प्रक्षिप्त प्रावस्था, तो ऐसे कहा जाता है कि जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, आपने कहा विलय, या यहाँ पे नाम लेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था। विलायक के लिए अगर बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, आपने कहा प्रक्षेपण माध्यम। ये छोटी क्लास की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे कहा जाता है कि जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है वो क्या कहलाता है, आपने कहा प्रक्षिप्त प्रावस्था। इसकी बात करें तो ये कहा जाता है कि जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है, आपने कहा प्रक्षिप्त प्रक्षेपण माध्यम। अगर इसकी बात करें तो आपने कहा ये जो है इसका नाम क्या होता है, आपने कहा इसको बोला जाता है आंतरिक प्रावस्था। ठीक है, या इसको एक नाम और दिया जाता है वितरण प्रावस्था। ओके, और अगर बात करें अपन प्रक्षेपण माध्यम की तो इसे क्या कहा जाता है, बाह्य प्रावस्था। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक एग्जाम्पल देखिए,
अगर आपके पास में दो एग्जाम्पल हैं, एक जैसे लेते हैं, आपने कैसे कह दे दूध में पानी घोल दीजिए, तो देखिए दूध है उसमें पानी घोला है, यानी जिसमें घोला है, यानी दूध की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो तो क्या कहलाता है, आपने कहा यहाँ पे दूध क्या है, प्रक्षेपण माध्यम, और जो पानी है वो घोला है, कम है उसकी मात्रा, तो ये क्या कहलाती है, प्रक्षिप्त प्रावस्था। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कहा आपको ऐसे कह दे पानी में दूध घोला है। अब की बार देखिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये क्या कहलाएगा, आपने कहा प्रक्षेपण माध्यम, और जो दूध है वो क्या कहलाएगी, आपने कहा प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे, उस एग्जाम्पल में ये ध्यान रखना है कि किसको किस में घोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने कहा कोलाइडी विलयन में दो भाग हैं, एक है प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक है प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था का दूसरा नाम आंतरिक प्रावस्था, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वितरण प्रावस्था। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या है, प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम का ही दूसरा नाम क्या होता है, आपने कहा बाह्य प्रावस्था, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में आपको विलय की जगह तो वर्ड काम में लेना है क्या, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और आपने कहा विलायक की जगह क्या काम में लेना है, तो आपने कहा प्रक्षेपण माध्यम। अब आता है अपने पास में क्वेश्चन कि कोलाइडी विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी अब अपन को पढ़ना पड़ेगा कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। देखिए कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं तो ये वर्गीकरण जो है वो अलग अलग टाइप से दिया जाता है। कैसे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहा टॉपिक है अपना कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण पढ़ना है। आपने कहा कोलाइडी विलयनों को अपन को क्या करना है, बांटना है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है ए कैटेगरी की बात करें अपन, आपने कहा ए में जो है वो किसके आधार पर दिया जाता है, आपने कहा पहला जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, आपने कहा जो ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी भौतिक प्रावस्था है, ठीक है। तो आपने कहा कोलाइडी विलयन में कणों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, भौतिक प्रावस्था के आधार पर, देखिए भौतिक प्रावस्था के आधार पर कैसे देते हैं, आपने कहा कण जो है उनकी भौतिक प्रावस्था की अगर अपन बात करें तो आपने कहा कण है वो कैसे हो सकते हैं, आपने कहा ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकते हैं, गैस। तो देखिए अब अपन ने कहा कि कण जो कि भौतिक प्रावस्था है, तो आपने कहा अपने पास में दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो क्या है विलय, या विलय की जगह अपन लिखना चाहें तो आपने कहा यहाँ पे प्रावस्था लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे बना देते हैं अपन एक टेबल, विलय या इसे कहा जाता है प्रावस्था। दूसरा जो बनाएंगे यहाँ पे वो क्या बनाएंगे, आपने कहा विलायक, या इसे क्या लिखेंगे अपन, माध्यम। यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तंत्र का नाम, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे देखिए अपने पास में तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो आपने कहा यहाँ पे विलय की अवस्था कौन सी हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस। अब इसको किस में घोल रहे हो उसकी अवस्था भी हो सकती है ठोस, द्रव और गैस। तो अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल विलयन है वो कितने आते हैं, आपने कहा 9 टाइप के क्या बनते हैं, विलयन। देखिए कौन सा, आपने कहा सबसे पहला क्या लेते हैं, आपने कहा ठोस को किस में घोल दो, ठोस में। तो देखिए अगर अपन बात करें कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से लेते हैं कि पहले जो पदार्थ की या विलय की प्रावस्था है उन तीनों को ठोस ले लेते हैं, ठोस, इसको भी ठोस अवस्था और इसको भी ठोस अवस्था। फिर अगर अपन बात करेंगे 4th, 5th और 6th, तो आपने कहा यहाँ पे जो अवस्था ली जाएगी वो तीनों ही विलय जो हैं उनकी कौन सी अवस्था ले लेंगे, तो आपने कहा द्रव अवस्था। फिर आपने बात करा 7, 8 और 9, यहाँ पे जो विलय की अवस्था ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, आपने कहा गैस अवस्था। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि इन तीनों को घोलना है।
आपने कहा ठोस को किस में घोल सकते हैं, आपने कहा ठोस में। ठोस को किस में घोल सकते हैं, आपने कहा द्रव में। आपने कहा ठोस को किस में घोल सकते हैं, आपने कहा गैस में, लिख दिया। इसी तरह से देखिए द्रव को किस में घोल सकते हैं, आपने कहा ठोस में। द्रव को किस में घोला जा सकता है, द्रव में। और द्रव को किस में अपन घोल सकते हैं, आपने कहा गैस में। इस तरह से हो गए। तो ये देखिए इस तरह से है 3-3 के सेट में। अब आपने कहा गैस को किस में घोल सकते हैं, आपने कहा ठोस में। गैस को किस में घोल सकते हैं, द्रव में। और गैस जो है उसको किस में घोला जा सकता है, आपने कहा गैस में। तो यहाँ पे इस तरह से जब बनेंगे तो इस कणों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो टोटल विलयन है वो कितने टाइप के आ जाते हैं, 9। अब बात करते हैं कि जब अपने पास में विलेय पदार्थ क्या है, ठोस है, विलायक भी क्या है, ठोस है, तो यहाँ पे जो तंत्र का नाम आता है उसे क्या कहा जाता है, आपने कहा ठोस तंत्र कहा जाता है। तो ठोस एरोसोल। देखिए अगर बात करें अपन ठोस एरोसोल की तो अपन कहते हैं कि इस ठोस, अरे एरोसोल नहीं, सोल, एरो का मतलब तो गैस से लिया जाता है, ठोस सोल है। अब आपने कहा एग्जाम्पल है, तो आपने कहा ठोस को ठोस में घोलना है, यानी एक ठोस की जो मात्रा है उसको तो क्या रखना है, कम, और एक ठोस की मात्रा है वो क्या रहेगी, ज़्यादा। तो आपने कहा जितनी भी अपने पास में मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है, मिश्र धातुओं के अलावा अगर अपन बात करें जैसे रूबी है, पन्ना है, इस टाइप के हीरा वगैरह होते हैं, तो ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में। तो आपने कहा ठोस को ठोस में जब घोलते हैं तो नाम बनता है ठोस सोल, और एग्जाम्पल इसके क्या आते हैं, मिश्र धातुएं रूबी और पन्ना। अब बात करते हैं विलेय पदार्थ के लिए अपने ठोस, यानी ठोस की मात्रा को क्या रखना है, आपने कहा कम रखना है, और द्रव की मात्रा को क्या रखना है, ज़्यादा। तो यहाँ पे जब अपन इस तरह से घोलेंगे तो द्रव की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपके पास में, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे जो नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, आपने कहा इसको नाम दिया जाता है ठोस एरोसोल। अब देखिए द्रव ज़्यादा है, ठोस मात्रा कम है, तो आपने कहा यहाँ पे उदाहरण आते हैं, वो क्या आते हैं, आपने कहा धातुओं के सोल। तो जितनी भी धातुएं हैं उनको अपन अगर किसी द्रव अवस्था में डुबोकर कोई कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो वो कौन सा बनता है, आपने कहा ठोस एरोसोल। अब देखिए आपने कहा अब की बार विलेय पदार्थ क्या है अपने पास में, ठोस, यानी ठोस की जो क्वांटिटी है वो क्या रखनी है, कम रखनी है, और यहाँ पे गैस की क्वांटिटी है वो क्या रखनी है, आपने कहा ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो आपने कहा, एक गलत लिख दिया मैंने, इसको सोल लिखते हैं, और ये क्या आता है, एरोसोल। एरोसोल के अंदर देखिए अपन ने बात किया कि यहाँ पे गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो अपना वातावरण है वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपने कहा गैस से मिलकर बना हुआ है। आपने कहा वातावरण तो है उसमें गैस बहुत ज़्यादा है, ये तो हो गया विलायक। उसमें ठोस पदार्थ घोलने हैं, आपने कहा ठोस का मतलब है जैसे धूल मिट्टी वगैरह। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, तो आपने कहा जैसे धुआं है, ठीक है, या अपन कहें आंधी वगैरह जो चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ जिस हैं, तो उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो तो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। और जो वातावरण में गैसें हैं उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं वो क्या आ जाते हैं, ये कौन सा विलयन होता है, ठोस किस में घोला जाता है, गैस में। अब बात करते हैं, देखिए द्रव की क्वांटिटी क्या रखनी है आपको, कम, और यहाँ पे ठोस की क्वांटिटी है वो क्या रखनी है, ज़्यादा। तो आपने कहा यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका नाम, तंत्र का नाम वो क्या लिखा जाता है, आपने कहा जेल लिखा जाता है। अब देखो द्रव की क्वांटिटी अगर अपने पास में कम रखनी है, ठोस की क्वांटिटी क्या रखनी है, ज़्यादा। तो जो एग्जाम्पल आते हैं उसके लिए अगर बात करें तो जैसे अपने पास में है पनीर है, ठीक है, या अपन ऐसे कहते हैं अपने पास में जैसे मक्खन वगैरह है, या अपने पास में जितनी भी जेली वगैरह होती है वो किसके एग्जाम्पल होती है, तो आपने कहा द्रव होते हैं, उसको किस में घोल दिया जाता है, ठोस में। नेक्स्ट देखिए आपने कहा अब की बार विलेय जो है वो क्या लेना है आपको, द्रव है, विलायक भी क्या लेना है, द्रव है। तो देखिए इस बार द्रव की क्वांटिटी क्या रहती है, कम, और द्रव को किस में घोला जाता है, द्रव में। तो यहाँ पे जो बनता है उसको नाम दिया जाता है पायस और या फिर इमल्सन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि दूध में क्या घोल दीजिए, पानी, या फिर ऐसे घोल दीजिए पानी में एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो सब है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपने कहा द्रव के द्रव में। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव की क्वांटिटी क्या रखनी है अपन को, कम, गैस की क्वांटिटी अपन को क्या रखनी है, ज़्यादा। तो आपने कहा ऐसा कोई कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल लेना है
जिसके अंदर क्या हो, आपने कहा द्रव और गैस हो। तो यहाँ पे जो बनेगा तंत्र उसको नाम क्या कहेंगे, द्रव एरोसोल कह देंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो देखिए, जैसे आपने कहा बारिश वगैरह आती है या जो कोहरा वगैरह है, या अपन कहें बादल जो होते हैं, तो बादल गैसों से मिलकर बने होते हैं, और बारिश का मतलब उसमें पानी की बूंदें हैं, वो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो अपन ने कहा इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आपने कहा एक तो हो गया बादल, एक हो गया अपना कोहरा, ठीक है, ओस वगैरह जो होती हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल होती हैं। आपने कहा द्रव को किस में घोला जाता है, गैस में। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा अब की बार अपने पास में विलेय पदार्थ कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। आपने कहा विलेय अगर गैस में है तो गैस की क्वांटिटी क्या रखेंगे, कम, और ठोस जो है उसकी क्वांटिटी क्या रखेंगे, ज़्यादा। अब देखिए इसका जो आता है, आपने कहा अगर गैस को किस में घोलना है, आपने कहा ठोस में, तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या आएगा, ठोस सोल। और अगर अपन इसके लिए बात करें तो देखिए, कोई भी अगर धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, और उन पे अगर कोई गैस आके अधिशोषित हो जाती है तो गैस की क्वांटिटी क्या रहती है, कम। तो आपने कहा धातुओं पर जो गैसें अधिशोषित होती हैं, ठीक है, धातुओं पर अधिशोषित गैस, ये किसका एग्जाम्पल होती है, तो आपने कहा इसके लिए कैसे कहा जाता है कि गैस जो है वो किस में घुली हुई है, ठोस में। अब बात करते हैं अपन कि गैस को किस में घोलना है, आपने कहा द्रव में घोलना है, तो गैस की क्वांटिटी क्या रखनी है, कम, और द्रव की क्वांटिटी क्या रखनी है, ज़्यादा। अगर इसके लिए बात करें तो इसे लिखा जाता है तंत्र को झाग या फिर फेन। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा द्रव में गैस घोलनी है, तो जैसे पानी के अंदर अमोनिया वगैरह घोल दो, लेकिन सो इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है। तो आपने कहा कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर अगर बात करें तो आपने कहा कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस, ठीक है। तो आपने कहा कि देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं जो अपने पेप्सी, कोको कोला वगैरह, ड्यू वगैरह हैं, तो उनके अंदर अगर अपन ने देखा होगा तो झाग से बने हुए होते हैं, और आपने कहा उच्च दाब पर क्या भर दी जाती है, गैस। तो अगर अपन उनको थोड़ा सा हिला के और अगर तेज़ी से खोलते हैं तो वो गैस होती है वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के साथ ही वो द्रव जो होता है वो भी क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या आती है, गैस में गैस, यानी गैस की क्वांटिटी क्या रखेंगे, कम, और यहाँ पे ठोस की क्वांटिटी क्या रखेंगे, गैस की क्वांटिटी क्या रखेंगे, ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, आपने कहा गैस के जो कण हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं, और यहाँ पे ये गैस है, ये इसके भी कण छोटे हैं। तो आपने कहा गैस का जो गैस में मिश्रण है, जैसे अपने इस रूम के अंदर बात करें बहुत सारी गैसें आपस में घुली हुई है, लेकिन अपन ने कहा कि अपन इनके कणों को कभी भी अलग अलग नहीं देख सकते। तो आपने कहा गैस में जो गैस है उसका जो मिश्रण होता है उसका नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि ये समांगी विलयन होता है, और समांगी विलयन को अपन पढ़ चुके हैं कि ये विलयन कौन सा होता है, वास्तविक। तो आपने कहा यहाँ पे अगर बात करें कणों की भौतिक अवस्था के आधार पर तो टोटल जो विलयन आते हैं वो तो कितने आते हैं, 9 टाइप के, लेकिन इन 9 में से जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कितने होते हैं, 8। गैस में गैस का जो विलयन होता है वो क्या होता है, आपने कहा वास्तविक विलयन होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, ये टोटल जो है आपको 8 जो हैं कोलाइडी विलयन, उसमें से सारे नहीं पढ़ के अपन को पढ़ने हैं 3 एग्जाम्पल जो आगे अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए कौन सा है, आपने कहा एक तो अपन को पढ़ना है ये सोल, ठीक है। सोल का मतलब क्या है कि जिसमें अपन ठोस पदार्थ को घोलेंगे, किसमें, द्रव अवस्था में। दूसरा जो पढ़ना है अपन को वो पढ़ना है जेल, ठीक है। जेल में क्या करेंगे, आपने कहा द्रव को घोलेंगे किसमें, ठोस में। और एक जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को कौन सा, पायस या फिर इमल्सन, जिसके अंदर द्रव को किस में घोल देंगे, अपने द्रव में, ठीक है। तो ये जो अपने पास में 3 कोलाइडी विलयन है इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है आज सिर्फ कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं, कोलाइडी विलयन ग्राम के आधार पर 2 भागों में विलयन को बांटा गया था, सबसे पहले क्रिस्टलाब और कोलाइडी। फिर ग्राम ने कणों के आधार पर बताया टोटल विलयन कितने हो सकते हैं, 3। आपने कहा 3 विलयन कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने कहा सबसे पहला कौन सा हो सकता है, वास्तविक, दूसरा कोलाइडी और तीसरा निलंबन। निलंबन में कण बड़े थे, वास्तविक में कण छोटे थे, दोनों के बीच का जो था वो क्या हो गया था, कोलाइडी। कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने बात की तो अपन ने कहा कि
कोलाइडी विलयन और जो वास्तविक विलयन है उसमें अंतर अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में स्टार्ट किया कोलाइडी विलयनों के अंदर, तो विलय की जगह तो क्या कहा जाता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और विलय को क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, आपने कहा इनके लिए अगर बात करें तो आपने कहा कोलाइडी विलयनों को इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर जब अपन सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आपने कहा ये जो वर्गीकरण आता है, इस वर्गीकरण में अपन ने कहा कि सबसे पहले टोटल विलयन कितने आते हैं, आपने कहा 9 प्रकार के, लेकिन जिसमें से कोलाइडी कितने होते हैं, 8, और इन 8 कोलाइडी विलयन में से अपन को कितने पढ़ने हैं, 3। तो अपन इसकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए धन्यवाद।